गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए कुछ और डिस्कशन करते हैं क्रमचय और संचय पे। आज हम विशेषकर फोकस करेंगे क्रमचय को, परमुटेशन पर फोकस करेंगे। परमुटेशन क्या होता है? देखिए, यदि मेरे पास में 4 लेटर ले लूँ इंग्लिश अल्फाबेट के ROSE, ठीक है, रोज। अब आप क्या कर रहे हैं, कितने अलग अलग अरेंजमेंट बन सकते हैं ये, ठीक है। 1 2 3 4। एक टाइम पर आपने कहा ROSE, दूसरे टाइम पर आप कह रहे हैं, आपने कहा RSOE, है वही लेटर ROSE। डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट बनेंगे, इनको आगे पीछे करके, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो पहला स्थान आप 4 प्रकार से फिल करेंगे। या तो यहाँ R आएगा, या S आएगा, O आएगा, E आएगा। जो अब यहाँ आ जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा, तो अब कितने बच गए? 3 बच गए। 3, जो 2 यहाँ आ गए अब वो यहाँ नहीं आएगा, अब कितने बच गए? 2, और 3 जगह फिक्स हो गए 3 लेटर्स, तो एक जगह बच गई ये, ठीक है। तो 24 टाइप के डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं क्या? परमुटेशन। ये तो है परमुटेशन, ये तो है क्रमचय। इनमें क्रम का बहुत महत्व है। यदि R पहले है और R की जगह यदि S पहले आ गया तो फिर चेंज हो गया। क्रम का बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से जब आप, ठीक है, कुछ वस्तुओं में से कुछ को लेकर के या सभी को लेकर के जब आप विन्यास अरेंजमेंट बना रहे हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? उन्हीं का नाम है क्रमचय, उन्हीं को बोलते हैं परमुटेशन, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहां पर आप कहेंगे ROSE रोज, तो ठीक है, पर RSOE क्या है? हमें मीनिंग या मीनिंगलेस, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग से मतलब नहीं है। हमें इंग्लिश से मतलब नहीं है यहां पर कि जो वर्ड बन रहा है उसका कोई मीनिंग है कि नहीं है, ठीक है। हम तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में ये क्या है। तो ये जस्ट इससे डिफरेंट है, ये परमुटेशन इस परमुटेशन से डिफरेंट है, ये कर्मचय इस कर्मचय से डिफरेंट है। हमारा फोकस वहां है। तो मीनिंगफुल हो या मीनिंगफुल नहीं हो, विद मीनिंग हो या विदाउट मीनिंग हो, अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, मैथमेटिक्स के लिए तो अर्थपूर्ण ही है सब। ये भी अर्थपूर्ण है, ये भी अर्थपूर्ण है, हमें मीनिंग पे नहीं जाना, ठीक हो गया। ये तो था जब एक लेटर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यदि आप रिपीटिशन भी करते हैं, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, देन कितने हो जाएंगे? ये प्लेस भी आप कितने प्रकार से भर सकते हैं? 4, ए प्लेस भी 4, ए प्लेस भी 4, और ए प्लेस भी 4, जब रिपीटिशन अलाउड है आपका, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके इतने परमुटेशन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो 256 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। 256 परमुटेशन बन गए। तो ये है परमुटेशन, ये पूरा परमुटेशन है। क्रम का बड़ा महत्व है, क्रम के चेंज होने से आपका अरेंजमेंट ही चेंज हो गया, ठीक हो गया। चलिए अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि क्रमचय एक्चुअली है क्या। देखिए, डेफिनेशन भी आप जरूर तैयार कर लेंगे। डेफिनेशन भी आपके डेफिनेशन तैयार होने से आपको सब्जेक्ट पे विशेष एक, आप कह सकते हैं कि ठीक से उसका आइडिया आ जाता है, ठीक है। और डेफिनेशन एक ऐसी पंक्तियां होती हैं जो मैटर को, जो टॉपिक को ठीक से डिफाइन कर लेती हैं।
तो मैं लिखता हूं क्रमचय क्या है? क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है। क्या है? परमुटेशन। क्रमचय एक क्रमचय, क्रम का चयन, क्रमचय एक निश्चित क्रम में, क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है। अरेंजमेंट, क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना, क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है, ठीक है, जिसमें दी हुई वस्तुओं में से दी हुई वस्तुओं में से, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बड़ा विन्यास है, एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसको दी हुई वस्तुओं में से, जितने आपको दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर रोज दिया हुआ था ROSE, ये अलग अलग लेटर हैं, इनसे 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, अलग अलग अरेंजमेंट बनाने। बड़ा विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी, या हमने सब 4 के 4 ले लिए, ठीक है। हमें एक एग्जाम्पल उसका भी दूंगा कि जिसमें हम कुछ को ले रहे हैं, जैसे मान ROSE में केवल एक समय पर 3 को ले रहे हैं, तब जाके कितने बनेंगे, ठीक है। तो एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, देखिए, ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट विन्यास, हिंदी में इसको विन्यास बोला है, अरेंजमेंट को। A permutation is an arrangement in a defined order, A permutation is an arrangement in a defined order of objects taken, ठीक हो गया। A permutation is an arrangement in a definite order of objects taken, some or all in a time, ठीक है, at a time, ठीक है स्टूडेंट। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, परमुटेशन एक विन्यास है, ठीक है, इन ए डेफिनेट ऑर्डर का महत्व है, क्रम का, क्रमचय पढ़ रहे हैं, क्रम का महत्व है, ऑफ ऑब्जेक्ट का क्रम, टेकन सम, कुछ ले सकते हैं, या ऑल एट ए टाइम, एक समय पर कुछ या सभी को लेकर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल NUMBER, आपके पास नंबर ये है NUMBER, इसके लेटर हैं NUMBER, इसमें से लेकर के मैं यदि कोई 3 लेटर लेता हूं, ओनली 3 लेटर्स, ठीक है, तो 3 लेटर्स लेकर के कितने क्रमचय बनेंगे, कितने परमुटेशन बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो जो मैं कह रहा था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की जो हमने बात की थी, ठीक है, गुणन सिद्धांत की बात की थी, कि ये जो प्लेस है इसमें 1 2 3 4 5 6 कोई भी रखा जा सकता है, 6। यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो ये आएगा वो यहां नहीं आएगा, तो जो यहां आ गया, ठीक है, एक कम हो गया, अब बच गए कितने, 5,
इंटू 2 यहाँ आ गए, अब कितने बच गए 6 में से 4 बच गए, ये हो गया, ठीक है। तो 120, ठीक है दोस्तों। इतने क्या बन गए, परमुटेशन बन गए। जो डेफिनेशन है, दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ कुछ ले लिए, है तो 6 थे, ये लेटर 6 थे, 6 वस्तुएं हैं, उनमें से 3 ले रहे हैं किसी टाइम पर, ठीक है। कुछ या सभी, अब जैसे हमने रोज का एग्जांपल दिया था, तो रोज में पूरे ROS पूरे 4 के 4 ले रहे हैं, तो आगे पीछे उनसे कर रहे हैं, तो कर्मचय बना रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है। दूसरी स्थिति आप देखिए कि यदि आपसे बोला जाए द रिपीटिशन इज अलाउडेड, आपके पास रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है, आप रिपीट कर सकते हैं, आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो पहला स्थान 6 से भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 टाइप से पहला प्लेस भर सकते हैं 6 प्रकार से। अब रिपीटेशन अलाउड, जो यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, तो पूरे 6 यहाँ भी बच गए, जो यहाँ है यहाँ भी आ सकता है, तो ये 6 प्रकार से भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 216, ठीक है दोस्तों। तो ये इतने क्रमचय बनेंगे, इतने परमुटेशन बनेंगे यदि आप NUNBER, ये जो है NUNBER से एक समय पर 3 कोई अक्षर लेते हैं, कोई लेटर लेते हैं, और रिपीटिशन अलाउड है, तो 216 क्रमचय बनेंगे, 216 परमुटेशंस बनेंगे। और यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति आप नहीं करते हैं, तो आपके पास 120 क्या बनेंगे, परमुटेशन बनेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए मैथमेटिकल नोटेशन क्या होगा, देखिए डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कब तक करते रहेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का काम धीरे धीरे आपका टीडियस हो सकता है, लंबा चल सकता है, टफ हो सकता है आपके लिए। तो कोई फॉर्मूला हम कर सकते हैं क्या तैयार, कोई फॉर्मूला है इसमें जो डायरेक्ट बोला जाए कि 8 आपके पास लेटर हैं और एक समय पर 4 आप ले रहे हैं, तो कितने परमुटेशन बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम कुछ यूज कर सकते हैं, या आपके पास पूरे अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के कितने लेटर हैं, 26 लेटर हैं, एक टाइम पर आप 6 लेटर ले रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पर आप 6 लेटर ले रहे हैं, तो कितने परमुटेशन बन सकते हैं, डिस्टिंक्ट परमुटेशन, ठीक है। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है क्या, तो चलिए अब फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, यदि n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, कितनी वस्तुएं हैं आपके पास, n ऑब्जेक्ट से n वस्तुएं, एक समय पर यदि हम r ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है दोस्तों, r ऑब्जेक्ट्स आप एक समय पर लेते हैं, तो टोटल परमुटेशन जो बनेंगे, नंबर ऑफ द परमुटेशंस, ठीक है, कुल क्रमचयों की संख्या, कुल क्रमचयों की संख्या, जबकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, वो हो जाएगा NPR, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखा जाता है NPR, ऐसा भी लिखा जाता है, ये सिंबल है, एक सिंबल आपका आ गया NPR, P फॉर परमुटेशन, N मीन्स टोटल ऑब्जेक्ट N है, N ऑब्जेक्ट में से एक समय पर R ऑब्जेक्ट लेकर के नंबर ऑफ द परमुटेशंस कितने होंगे, कितने क्रमचय बनेंगे N वस्तुओं में से एक समय पर R वस्तुएं लेकर के, जबकि रिपीटिशन की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो इतने परमुटेशन बनेंगे, ठीक। अब आप देखिए, जो हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा था डिस्टेंट, उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि n यदि ऑब्जेक्ट हैं, देखिए n ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, ठीक है, n ऑब्जेक्ट में से एक समय पर r ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो पहला प्लेस आप n प्रकार से भर सकते हैं, ठीक। दूसरा प्लेस आप n-1 टाइप से भर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तीसरा n-2, चौथा n-3। अब आप देखो यहां पर एनालॉजी यूज करनी पड़ेगी, दूसरे में -1, तीसरे में -2, चौथे में -3,
तो जो आरवां क्रम है, जो आरवां नंबर है, जो आरवें स्थान पर आएगा उसमें क्या आएगा? देखो दूसरे में क्या है? n-1। तीसरे में क्या है? n-2 है। चौथे में क्या है? n-3 है, मतलब n-4-1। तीसरे में n-3-1, दूसरे में n-2-1। तो जो आरवां होगा, क्योंकि एक समय पर n में से r ले रहे हैं ना, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ये कौन सा? आरवां स्थान है। तो r-1 घटाना पड़ेगा, r-1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसमें से? n में से। ये तो हुआ। चौथे पे क्या? n-4-1। तीसरे पे क्या? n-3-1। दूसरे पे क्या? n-2-1। तो आरवें पे क्या? n-r-1। ठीक है। चौथे पे क्या? 4-1 माइनस कर दिया n में से। तीसरे में क्या कर दिया? n में से 3-1 किया। तो आरवां जो होगा वो होगा n-r+1, और इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू n-r+1। ठीक है। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन पढ़ी, उसके हिसाब से n में से एक समय पर r वस्तुएं लेकर के कितने परमुटेशन, कितने विन्यास बनेंगे, कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो हम कह देते हैं उसको n, पहला स्थान n प्रकार से भरा जा रहा है, दूसरा स्थान n-1 प्रकार से भरा जा रहा है, तीसरा स्थान n-2 प्रकार से भरा जा रहा है, चौथा स्थान n- प्रकार से भरा जा रहा है, और जो आरवां स्थान है, क्योंकि यहां से लेकर के ये आर खाने हैं, वहां नंबर सेट करने, वहां ऑब्जेक्ट सेट करने हैं, ये आरवां खाना है, तो ये हो जाएगा n-r+1। ठीक है दोस्तों, इसी को NPR कहा गया है। अब आज याद रखेंगे, NPR इज गिवन एज व्हाट? NPR आपका ये हुआ, ठीक है, n-1, n-2, n-3 अप टू n-r+1। ठीक है। किसी टाइम पर हमारे पास n इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 4 है, ठीक हो गया, और r इज इक्वल टू आपने कहा 2 है। तो 4 ऑब्जेक्ट में से 2 को एक समय पर लेने पर कितने परमुटेशन बनेंगे, कितने क्रमचय बनेंगे? जबकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, वो हो जाता है 4p2। ये नंबर ऑफ परमुटेशन हो गए। अब हम फॉर्मूले की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन 4p2 हो गया। अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा? पहले चलेगा 4 इंटू 4-1 3। ठीक है दोस्तों, एक समय पर कितना ले रहे हैं? एक समय पर आप कितने ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। ठीक है, दो दो ऑब्जेक्ट करके कर रहे हैं। तो पहला स्थान आपने भरा 4 टाइप से, दूसरा स्थान कितना हुआ? 3 टाइप से। तो 4 इंटू कितना हुआ? 3 हो गया NPR। ठीक है, और आगे जाकर के भी हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल 4, ठीक है, ओवर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? ये 4 - 2। ठीक है, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल कट जाएगा, 12 आ गया आपका। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि 4 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर के कितने बनेंगे क्रमचय, कितने बनेंगे परमुटेशन? तो 4 इंटू 3, 4 3 12 NPR। अब इसके लिए फॉर्मूला भी आगे बताएंगे, फिलहाल तो आप इसी से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये तो बहुत लंबा है, और मैथमेटिक्स आपको वर्क को बहुत लंबा नहीं करने देती, फॉर्मूले के रूप में लाती है, शॉर्ट करती है, जिससे एट ए टाइम आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब इतना लंबा फॉर्मूला लिखते लिखते, ठीक, तो क्या कुछ कर सकते हैं? यस। अब उसके लिए इसको फॉर्मूले की शेप में रखने के लिए अब मैं फैक्टोरियल नोटेशन पे बात करता हूं। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या है? क्रम गुणित आपका किसको बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, मतलब ये तो बहुत आपके पास क्लियर हो गया
ये बात अभी तक हमारे पास क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि 4 ऑब्जेक्ट हैं और एक समय पर हम 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, 4 ऑब्जेक्ट में से एक समय पर 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और मुझे परमुटेशन बनाने हैं, मुझे कर्वचय बनाने हैं, जबकि ऑब्जेक्ट्स की रिपीटिशन की अनुमति नहीं है। हमारे पास ये परमिशन नहीं है कि हम उनको क्या करें, हम उनका रिपीटिशन करें। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या बोला, 4p2 बोला। ठीक है, यदि 4 ऑब्जेक्ट में से एक समय पर 3 ले रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट लेने तो कितने परमुटेशन बनेंगे, 4p3, जबकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और 4 में से पूरे 4 लेके करना है तो 4p4 हो जाएगा। ये तब तक कितना समझ गए आप। तो परमुटेशन की डेफिनेशन ये है, कुल वस्तुओं में से कुछ या सबको लेकर, ये कुछ है, हमने 2 लिया, 3 लिया, अब यहां सब लेकर के, तो जितने विन्यास बनेंगे, जितने अरेंजमेंट बनेंगे, वही तो परमुटेशन है। क्लियर हो गया। अब परमुटेशन शब्द में कोई कंफ्यूज तो नहीं रह गया डिस्टेंट, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या चीज होगा परमुटेशन, ठीक हो गया। चलिए अब मैं आपको क्रमगुणित बताता हूं फैक्टोरियल चीज क्या है, ठीक है। क्योंकि जो आपने अभी एनपीआर देखा था ना, एनपीआर का जब आपने उसका एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, तो कितना लंबा आ रहा है। तो कुछ शॉर्ट हो सकता है, यस हो सकता है। शॉर्ट क्या हो सकता है कि यदि मैं एन नेचुरल नंबर लूं, क्या एन नेचुरल नंबर मीन्स 1, दूसरा 2, 3, 4 इंटू एन। मैंने एन नेचुरल नंबर ले लिए, एन प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर एन तक, इनका मल्टीप्लाई यदि है तो डायरेक्ट मैं डिस्टेंट इसको दिखाता हूं फैक्टोरियल एन से। अब फैक्टोरियल एन का सिंबल ये, जैसे मैंने परमुटेशन का सिंबल क्या बोला, एनपीआर, ऐसा भी दिखाते हैं और ऐसे भी लिखते हैं इसको। तो आपकी बुक में ये वाला नोटेशन है, ये वाला सिंबल यूज हो रहा है। यहां फैक्टोरियल एन क्या होगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन, क्रम गुणित एन, क्रम गुणित एन। एन मतलब एन तक जो नेचुरल नंबर है शुरू से लेकर के उनका मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू एन, एन तक का मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल एन के रूप में दिया जाएगा। फैक्टोरियल एन जो है नोटेशन के रूप में ऐसा लिखा जाएगा, यूं देखिए, ऐसी लाइन और यूं, ये फैक्टोरियल एन है। ये जब हम पढ़ते थे उस समय फैक्टोरियल एन हम ऐसा लिखते थे, ये तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो एक ही बात है, फैक्टोरियल एन, एन फैक्टोरियल एक ही बात है, ठीक है। आपकी बुक में ये वाला नोटेशन यूज कर रहे हैं तो इसी को लेकर चलिए, ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। अब मैं एक दो बातें लेता हूं। देखिए यदि मेरे पास क्या है, अब आप फैक्टोरियल समझ गए, मतलब मल्टीप्लाई करना, फैक्टोरियल एन है तो 1 से लेकर के एन तक जितने नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक हो गया। अब यदि मैं किसी टाइम पर ले लूं फैक्टोरियल 5, आपने लिखा व्हाट इज फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप 5 से नीचे की ओर आए चाहे 1 से ऊपर की ओर जाए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज फैक्टोरियल 5। ये है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, क्रम गुणित एन, फैक्टोरियल बोलिए आप, ठीक है। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप कर लीजिए 20, 60, 120 होगी फैक्टोरियल 5, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालिए, तो आपने क्या बोला 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है फैक्टोरियल 4, ठीक है। फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 24, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ गए, कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका फैक्टोरियल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। याद रखना है फैक्टोरियल 1 आपका 1 ही होता है, ये आप याद रखेंगे, और फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, ये बड़ा
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाई द फैक्टोरियल जीरो इज 1, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 क्यों लेते हैं, उस पर मैं भी आऊँगा। इसको मैं बाद में बताऊँगा कि फैक्टोरियल जीरो को 1 क्यों लिया जाता है। फैक्टोरियल 1 तो 1 ठीक है, 1 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लिकेशन एक ही नंबर है 1, पर फैक्टोरियल जीरो आपका 1 क्यों होगा, ठीक है, इस पर आगे आएंगे। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। मैं कह रहा था n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या लिया आपने, n -1 n -2, ये सब मल्टीप्लाई है, ठीक है। कहां तक मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, ये कहां तक इनका मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई आपका आएगा n -r+1 यहां तक, ठीक है। फैक्टोरियल n -1 n -2 n -r+1, ठीक है। यदि मैं इसको लिख दूं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो n इंटू यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये हो जाएगा n -1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n -1 फैक्टोरियल, ठीक है। और आगे लिखते हैं तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n -1 इंटू n -2 फैक्टोरियल। ऐसे आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, अपनी कैलकुलेशन को आसानी ढंग से करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखा 10 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 फैक्टोरियल ओवर डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल, तो आप कैसे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल को, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैंने क्या लिखा 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया, ठीक है। अब मेरे पास कैलकुलेशन था, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 8 था, तो कटने के लिए मैंने आसानी से कर दिया। बजाय मैं फैक्टोरियल 8 को भी 8 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई के रूप में लिखूं, और फैक्टोरियल 8 को डिनोमिनेटर में भी 8 से लेकर के 1 के रूप में घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई के रूप में लिखूं, फिर काटूं, बात उतना ही आ जाएगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि यदि मैं फैक्टोरियल 10 को लिखता हूं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं इसको, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, तब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका, ठीक है, वो आपके सामने रख देता हूं। जितने भी आगे इसमें बातें आ सकती हैं वो सब रख देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना, ठीक हो गया। जैसे आप क्रमचय को, मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्रमचय ठीक से समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था 10 फैक्टोरियल कितना होगा, मैं आपसे कह रहा हूं इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप और खुल करके लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। इसको और खोल के लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ऐसे बढ़ते जाएंगे आप आगे, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि n फैक्टोरियल है तो मैं क्या लिख सकता हूं n -1 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n -1 फैक्टोरियल। इफ और दिस इंप्लाइज दैट, मेरे पास कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट n -1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n। इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और मैं स्पेशल केस ले लेता हूं इफ n इज इक्वल टू 1। याद रखना नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता, ठीक है। मतलब आपका क्या होनी चाहिए, वो आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए, जीरो को छोड़, जीरो का भी निकलता है, जीरो का 1 वही मैं बता रहा हूं। बाकी 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, -2 फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं लेते, रियल नंबर की जब तक बात होती है, रियल नंबर की बात, कॉम्प्लेक्स में तो ले लेते हैं, वो भी करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। परंतु वैसे रियल नंबर तक के केस में स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव इज नॉट अलाउड,
ठीक है, पॉजिटिव नंबर का तो लेते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जब आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेने लग जाएंगे तो वो नंबर तब रियल नंबर नहीं रहता, वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो हमें ये भी देखना है कि कहां तक क्या चीज डिफाइंड है। ठीक है, सब कुछ के लिए कोई चीज डिफाइंड नहीं होती है, लिमिटेशंस, सीमाएं होती हैं। ठीक हो गया, तो इसकी सीमा क्या है, मैं कह रहा हूं प्राकृतिक संख्याओं के लिए है, जीरो को छोड़ के, जीरो के लिए भी है, n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 करूंगा तो देखो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू 1 कर रहा हूं, इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल ओवर 1, n की जगह 1 है ना, तो 1 फैक्टोरियल ओवर 1, n माइनस ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1, हमने 1 कहा, होता ही है, जैसे फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1, तो 1 बाई 1 कितना हो गया 1, या तो यहां से आपके पास एक बात निकल कर आ गई कि फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 ही होता है। यहां से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, हो गया आपको क्लियर यहां तक? ठीक है ना, तो चलिए अब हम ऐसा करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो एक्सरसाइज आपकी 7.2 है उसमें फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्रमगुणित। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहे हैं हम उसको, क्रमगुणित, और इंग्लिश में कह रहे हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ही बोलेंगे आप, ठीक हो गया, और हिंदी में भी जानेंगे, हिंदी में उसको क्रमगुणित कहते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका फर्स्ट पार्ट है फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आप डेफिनेशन पे चले जाएंगे, क्या पढ़ी है डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या पढ़ी है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, दो दो करके देख लेता हूं, 30 24। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका ये, ठीक है स्टूडेंट, इंटू 24। अब मैं 168 का 24 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 40320। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल कर आ गया कि 8 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू दिस। यदि कहीं पर ऐसा भी लिखा रहेगा कि फैक्टोरियल 8, ये तो फैक्टोरियल 8 है, ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, आपकी बुक में ऐसा है तो ऐसा यूज करिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 40320। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट क्या है देखिए, ठीक है, अब डेफिनेशन हमारी हो गई, अब हम न्यूमेरिकल पे आ गए। अब कितना आसान है, देखिए एक बार ठीक से कोई चीज समझ गए तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती है। इसी का सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, देखिए आप कितना है, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या तरीका है, आप देखिए मैंने कहा था इसको आप लिख सकते हैं या तो फैक्टोरियल के रूप में लिखिए, ठीक है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल n को क्या है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो 4 को क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप
फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 4 माइनस 1, ठीक है दोस्तों। 3 कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये कितना बड़ा स्टूडेंट 3, 18 आ गया आपका, आ गया समझ में, ठीक है। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लिया 4 माइनस 1 3, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 18 हो गया आपका, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको पूछा हुआ है इज क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान फैक्टोरियल 7 के बराबर होता है, इज क्या ये ऐसा होता है, आपने फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 ऐड किया तो फैक्टोरियल 7 हो गया, ऐसा होता है क्या। अब एकदम नहीं कह सकते ऐसा होता है, वैसे कहीं पर लिखा है 3 प्लस 4, तो आप कहेंगे यस 7 होता है, तो फैक्टोरियल में ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। आपने उधर जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं आप, हैं वेक्टर आपका 3a कोई वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर 2 भी वेक्टर है, आपसे बोला गया कि 3a प्लस ये, इसको भी 2a कर लीजिए, समान हो जाएंगे, 3a प्लस 2a निकालिए, तो हमेशा 5a थोड़ी होता है, 5a तब होगा जब एक डायरेक्शन में होगा, ये 3a है, इधर आपका 2a है, जब एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते हैं वेक्टर, 3a प्लस 2a 5a हो गया, ठीक। पर यदि वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये इधर आ रही ये इधर है, तो सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, 3a माइनस 2a, ठीक है, तो वेक्टर a हो जाएगा। यदि वो कुछ एंगल पे लगे हैं, ये वेक्टर आपका 3a और ये वेक्टर आपका कितना है 2a है, ये थीटा एंगल पे है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ और हो जाता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द एंगल, व्हाट इज द एंगल देयर, 30 पे कि 45 अलग अलग रिजल्टेंट आएंगे। इसलिए हमेशा ऐसा एल्जेब्रिक सम ऐसा नहीं होता, अर्थमेटिक में होता है 3 + 4 = 7। तो मैंने आपको वेक्टर का केस भी दिखा दिया फिजिक्स में कि हमेशा 3 यूनिट का वेक्टर और 2 यूनिट का वेक्टर, तो 3 + हमेशा 5 नहीं होगा, वो तभी होगा जब एक डायरेक्शन में होंगे। 3 न्यूटन का फोर्स उसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 5 न्यूटन रिजल्टेंट हो गया। 3 न्यूटन फोर्स ईस्ट में लग रहा है, 2 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे वेस्ट में लग रहा है, तो रिजल्टेंट 1 न्यूटन का फोर्स होगा, ठीक। और भी रिजल्टेंट हो जाएंगे किस केस में, जब उनके बीच का एंगल अलग अलग रूप में आप लेंगे, ठीक हो गया। तो क्या परमुटेशन के केस में बात हमारी ये है कि क्या परमुटेशन के केस में ऐड हो जाएगा क्या, 3 और 4 फैक्टोरियल आप ऐड कर रहे हैं, तो क्या फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए, हम लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं, बराबर होता है कि नहीं होता है। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालिए, फैक्टोरियल 3 कितना होगा स्टूडेंट 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो बोला फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इनको जोड़ लीजिए 6 प्लस ये कितना हुआ 24, तो ये आपका 30 आ गया, नहीं हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है, 6 30। अब राइट हैंड साइड निकालिए तो जरा, राइट हैंड साइड कितना हो गया 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी तो कितना बड़ा हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये दोनों बराबर है, तो 30 है, ये तो ये पर हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 42 हो गया, तो बाकी के साथ मल्टीप्लाई तो वॉल्यूम में नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या है, इसको निकाल लेना मल्टीप्लाई करके कितना आता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई इसके इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2 फैक्टोरियल को ऐड करके उनका सम हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ठीक होगी। ये क्वेश्चन आपको ऐसा करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
अब एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देते हैं आज, ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है दोस्तों। और आपको तरीका पता चलिए कैसे करना है। अब तो आपको लग रहा हो कि सम हम अपने आप कर देंगे, ठीक है ना, आसान सा है, पूरी थ्योरी भी आपको समझा दी है और परम्यूटेशन क्या होते हैं वो भी समझा दी है। n वस्तुओं में से किसी टाइम पर r वस्तुएं लेकर के जबकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कितने परम्यूटेशन बनेंगे, NPR परम्यूटेशन बनेंगे। और ये NPR क्या है उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, उस पर तब बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, यू हैव टू कंप्यूट, आपको फाइंड आउट करना वैल्यू किसकी, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने ये चीज पढ़ी थी कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि आपको सरल से सरल रास्ते पे ले जाता है। देखो, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 6 इंटू ये करते जाओ और तब फिर इसको भी खोलो और इसको भी खोलो, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हम क्यों ना इसका यूज करें। जैसे फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 है, मुझे वो काटना है, बजाय में 1 तक मल्टीप्लाई करूं, इतना लंबा काम होने के बजाय मैंने क्या कर दिया, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, इंटू फैक्टोरियल 2 को लिख लीजिए 2 इंटू 1, इससे कट गया, 2 4 जा 8, 7 2 जा 7 4 जा 28, ठीक है दोस्तों। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए क्या है, x की वैल्यू निकालने, यदि आपको दे रखा है 1 फैक्टोरियल 6 प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसी स्थिति में x की वैल्यू निकालिए, ठीक हो गया। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम। x की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं, देखिए कैसे, ठीक है, बड़े आराम से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई है तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई पढ़ाई ऐसे में कैसी होगी, ऐसे में क्यों नहीं होगी, ऐसे तो पढ़ाते हैं क्लास में भी, आपके सामने ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, टीचर आते हैं, आपके सर आते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप बड़े बच्चे हो गए, छोटे तो है नहीं, ठीक है। तो जहां पर भी कोई चीज समझाई जा रही है आप समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं तो कर रहा हूं ये जो ऑनलाइन पढ़ाई आपकी है ये तो बहुत पावरफुल है। किस रूप में, आप रिपीट कर सकते हैं, जो वीडियो आपके पास आ गया एक बार समझ में नहीं, आप बैक करिए, क्लास में टीचर को एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, माना रात को घर गए हैं, पढ़ रहे हैं और नहीं समझ में आएगा तब कैसे पूछेंगे। और वीडियो आपके पास है, देखिए बैक करके क्या क्या शब्द बोले गए हैं, क्या क्या बात बताई गई है, ठीक है। तो अब इसको यूज करिए, देखिए फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8, मैं सबको फैक्टोरियल 6 में चेंज करता हूँ, मतलब इसको तो मैं दिस इंप्लाइज है, इसको तो मैं ऐसे रहने देता हूँ 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 को क्या लिख सकता हूँ बोले तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 को क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 8 को लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 सभी जगह है, उसे हटा सकते हैं आप, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी आप कॉमन भी ले सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/7 फैक्टोरियल 6 को बाहर लीजिए, और यहाँ पर कितना हो गया x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। अब वैल्यू निकालेंगे
तो आप लिख लीजिए दिस इंप्लाइज दैट 1/6 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 के मल्टीप्लाई यहाँ 7 + 1 इंटू 8/7 इज इक्वल टू x/8/7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये जो ये है इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको, वज्र गुणन। x की वैल्यू चाहिए तो ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ 8 तो है मल्टीप्लाई में, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ की, यहाँ ऊपर, तो 8 1 जा 8 और इसकी मल्टीप्लाई 8 7 6, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी ना, और ये इसके नीचे आएगा, डिनोमिनेटर है ये, इससे आपने ये काट दिया, 7 से 7 काट दिया तो 64 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना होगा जस्ट 64 आ गया। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं, तब हम जाकर के इसको आज इंड करते हैं, एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो करिए आप प्रैक्टिस फैक्टोरियल निकालने की। पहले न्यूमेरिकल जो आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल रहते हैं ना, उदाहरण दे रहते हैं, पहले आप उदाहरण को सॉल्व करेंगे, उससे भी आपको क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं एक पार्ट में कर सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, एक पार्ट में आपको देखता हूँ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान निकाले किसका, फैक्टोरियल n ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो पहला वाला पार्ट क्या है, n इज इक्वल टू 6 है और r इज इक्वल टू 2 है। पहला वाला मैंने किया, इसका दूसरा पार्ट आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट आपके लिए एक टाइप से होमवर्क। अब बड़े बच्चों के लिए होमवर्क की बात क्या होती है, आपको तो सारा करना है। ठीक हो गया। अब n इज इक्वल टू 6 है, r इज इक्वल टू क्या 2 है, या वैल्यू रखिए, दिस इज इक्वल टू मीन्स आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n ओवर r n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की जगह 6 कर लीजिए, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n, n मीन्स 6 माइनस r मीन्स 2, तो कितना बन गया 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। अब इसको खोल लीजिए जरा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर फैक्टोरियल। बजाय हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, इतना लंबा एक्सपेंशन करने बजाय 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इसका मतलब ही क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसको भी नहीं खोलता हूँ, लंबा बन जाएगा, मेरे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, इतना टाइम भी तो हमारा खत्म हो रहा है, जबकि हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो वहां तक किया क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका फैक्टोरियल 4 है तो पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे आप इसका सेकंड वाला कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं आगे एनपीआर को ड्राइव करूंगा, एनपीआर की वैल्यू होती कितनी है, और उसके हिसाब से परमुटेशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।